चलिए आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का पोयम नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर पे जो पोयम है रेनबो पार्ट 2 में, जिस पोयम का नाम है ऑड टू ऑटम। इससे पहले भी हम लोगों ने और बहुत सारे पोयम्स पढ़े हैं। इस पोयम को किसके द्वारा लिखा गया बेटा? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा है। जॉन कीट्स एक इंग्लिश पोएट है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे जॉन कीट्स की लाइफ क्या है, उनका जीवन कैसा है, कैसे वो पोएट बने और फिर उन्होंने कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क्स और कविताएं लिखी है, उस चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑड टू ऑटम, ये जो हमारा टाइटल है इसका मतलब क्या होता है, और फिर इस पोयम में ऑड टू ऑटम ने क्या बात की है, वो सारी चीज़ों का एक एक करके डिटेल में हम लोग विश्लेषण करेंगे, ताकि हर एक चीज़ को बड़े ही आसानी से आप लोग समझ सके। चलिए शुरू करते हैं कविता को। तो जो हमारा पोयम है ऑड टू ऑटम, जिसके लेखक कौन है बेटा? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1795 में, और इनका मृत्यु जो हुआ वो 1821 में। मतलब बड़ा ही इनका जीवन काल जो है वो छोटा था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। करें कि अंग्रेजी में आज तक जितने भी महानतम रोमांटिक पोएट्स हुए हैं, उनमें से एक का नाम कौन है? जॉन कीट्स। अब यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले कि जॉन कीट्स को किस पोएट्स के नाम से जाना जाएगा? रोमांटिक पोएट। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि वॉर पोएट के नाम से किसे जाना जाएगा, तो रूपर्ट ब्रूक को, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि चिल्ड्रंस पोएट के नाम से किसे जाना जाएगा? वॉल्टर डे ला मेयर, है ना। अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं, आप लोगों ने याद नहीं किया, गधे हैं आप लोग, है ना। तो वॉल्टर डे ला मेयर क्लियर है सबको, उनको चिल्ड्रंस। उसी तरह से जॉन कीट्स को क्या कहेंगे? रोमांटिक पोएट्स। अब एक बात समझो, सबसे पहले तो ये समझो सारे लोग कि रोमांटिक का मतलब क्या होता है। रोमांटिक का वो मतलब नहीं होता जो तुम्हारे मन में आज तक है। नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारे मन में रोमांटिक का क्या मतलब है अब तो तुम ही जानते हो, तुम्हारा मन जानता है। अंग्रेजी में एक दो शब्दों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई, जैसे कि लव। चलते फिरते रास्ते में यदि किसी से तुम लव कहोगे, सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? उसी तरह से है वर्ड रोमांटिक। यदि तुम कहीं 3-4 लोगों के बीच में कह दो कि यार मेरा भाई बड़ा रोमांटिक पर्सन है, बोले आ का कलसा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिक। अ पर्सन हु डिस्क्राइब्स ब्यूटी इज कॉल्ड रोमांटिक पर्सन। एक वो व्यक्ति जो सुंदरता का वर्णन करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? रोमांटिक कह सकते हैं। सिंपल सा मतलब है, जो सुंदरता को देखे और उसकी सराहना करे, उसकी प्रशंसा करे। सुंदरता चूंकि कई प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक सुंदरता हो सकती है, वस्तुओं की सुंदरता हो सकती है, शारीरिक सुंदरता हो सकती है, पशुओं की सुंदरता हो सकती है, कई चीज़ों की सुंदरता हो सकती है। तो वो जिस भी चीज़ की सुंदरता का वर्णन करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? रोमांटिक कहेंगे। छोटा बच्चा को देखा, कितने लोग छोटे बच्चे से चिढ़ जाते हैं, और कितने लोग छोटे बच्चे के क्यूट फेस को देखकर बहुत खुश होते हैं, मज़ा आता है उनको, है ना। कितने लोग जो है ना वो जंगल, नदी, पेड़, पहाड़, इस सब चीज़ों से दूर भागते हैं, और कितने लोग हरे हरे पेड़ पौधों, नदियों को देखते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। तो वो लोग उसकी प्रशंसा करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबको एक दो बात और समझ लेना है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग सुंदरता को खाने वाले होते हैं, और एक लोग सुंदरता के प्रशंसा करने वाले होते हैं। तो जो लोग सुंदरता के प्रशंसा करने वाले होते हैं उनको कहते हैं रोमांटिक, और जो लोग सुंदरता को खाने वाले होते हैं उसको कहते हैं लस्टी, है ना। उसको हिंदी में कहेंगे हवसी। समझ में आ रहा है ना? वो लोग सुंदरता को खाने में लगे हैं ना। अच्छे जानवर देखे खा गए, है ना। अच्छे पेड़ पौधे देखे उसको काट दिए, है ना। अच्छे इंसान देखे उसको नोच दिए, है ना। तो ऐसे लोग हैं। तो बट जॉन कीट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट्स। क्लियर है सबको? मीनिंग ऑफ रोमांटिक क्लियर है? चलो। वॉज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। जो इनका जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? मूनफील्ड्स जगह में हुआ, जो कहाँ पे है? और यू नो दैट लंदन इज इन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट जॉन कीट्स इज ए इंग्लिश पोएट।
जॉन किट्स कैसे कवि हैं? ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड। इन्होंने अपनी पढ़ाई की कहाँ पे किया? क्लार्क स्कूल में किया, जो कहाँ पे स्थित है? इनफील्ड में है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। काफ़ी ज़्यादा इनकी गहन रुचि थी किस चीज़ में? क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। ही ग्रीव, जैसे जैसे ही ये बड़े हुए, सियाने हुए, इनटू अ वर्डिशियस रीडर, एक बड़ी ही जबरदस्त प्रकार के रीडर बनते गए, मतलब पढ़ना। इनकी जो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए ना, तो ये खूब ज़्यादा पढ़ने लगे। अच्छा, आप देखो, पढ़ाई और पढ़ना दोनों में अंतर होता है। अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, लेकिन आपके दादाजी किताबों के बहुत प्रेमी हैं, वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने खूब किताबें पढ़ी, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ी, और किताबें पढ़ते पढ़ते एक बार खासकर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, है ना, ग्रीक की यूनानी पौराणिक कथाओं को इन्होंने पढ़ा, है ना। ग्रीक मैथोलॉजी, यूनानी पौराणिक कथाओं को पढ़ा, जैसे कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं है, रामायण है, महाभारत है, वैसे ही। He even started a translation of Virgil's Aeneid। उन कथाओं को पढ़ के ये इतना प्रभावित हो गए कि उसका इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया, अनुवाद करना शुरू कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि रामायण था, सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, उसके बाद न जाने उसके कितने अनुवाद हुए, आपको पता होगा या नहीं। रामायण का उर्दू में भी अनुवाद किया गया है ना। रामायण को इंग्लिश में भी लिखा गया है ना, तो उसका अनुवाद किया गया। तो ऐसे ही इन्होंने यूनान के एक बहुत बड़ा महाकाव्य था जिसका नाम था वर्जिल्स एनीड, इसका इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। हिज एम्बिशन, जो इनकी महत्वाकांक्षा थी, टू बिकम अ पोएट, क्या बनने की? कवि बनने की जो इनकी महत्वाकांक्षा थी, वॉज फायर्ड। अब थोड़ा सा ना समझदार आदमी रहेगा ना, तो इसका मतलब निकाल लेगा कि इनकी जो कवि बनने की महत्वाकांक्षा थी उसमें आग लग गई। ऐसा नहीं है, करे कि इनकी कवि बनने की जो महत्वाकांक्षा थी, फायर्ड, उसमें चिंगारी लगी। बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस, जब ये पहली बार परिचित हुए विथ द स्पेंसर्स फेयरी क्वीन। स्पेंसर्स का अंग्रेजी में एक बहुत बड़े पोएट है, उनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान है, तो उनकी एक रचना है फेयरी क्वीन, उसको इन्होंने पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद जो इनके कवि बनने का डिटर्मिनेशन था ना, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कोई मूवमेंट है ना, कि किसी एक मूवमेंट के बाद उसका काम वो करने को हो जाता है, तो वैसे ही ये जो कवि बनना चाहते थे ना, तो जब इन्होंने स्पेंसर्स की फेयरी क्वीन पढ़ा, तो उसके बाद इनको कवि बनने का और ज़्यादा मन होने लगा। हिज फर्स्ट पोयम, तो इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जिस पहली कविता का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनकी पहली कविता, चूंकि स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने जो पहला पोयम लिखा उसका नाम भी था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जिसको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। कब किया गया बेटा? 1814 में। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए। पहला ये कि जॉन किट्स की पहली कविता का नाम क्या था? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। दूसरी चीज कि ये इनकी पहली कविता कब पब्लिश हुई? 1814 में। क्लियर हो गया ना? हिज फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, उसके बाद इनकी पहली वॉल्यूम का मतलब होता है संस्करण, और पोइट्री का मतलब होता है काव्य। पोयम का मतलब कविता और पोइट्री का मतलब पोयम 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन एक काव्य में कई कविताएं होती है। तो इन्होंने एक काव्य की पुस्तक लिखी इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक क्या था? क्या शीर्षक था? पोयम्स। इनकी पहली पोइट्री जो थी, उस पोइट्री का शीर्षक था पोयम्स। वॉज पब्लिश्ड, जिसको प्रकाशित किया गया कब? 1817 में। आ रहा समझ में? जैसे कि हिज पोयम्स, इनकी एक कविता थी जिसका नाम क्या था? इंडेमियन, वॉज वेल एप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े पोएट है जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, पूरा नाम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनकी कविता इंडेमियन को बहुत ज़्यादा क्या किया? सराहा, प्रशंसा किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। ये कविता जो है इंडेमियन कब प्रकाशित हुई थी? 1818 में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किताब में कि इंडेमियन को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको नाम याद रखना है जॉन किट्स। और इंडेमियन को किसके द्वारा सराहा गया है? तो वर्ड्सवर्थ। क्लियर है ना? चलिए थोड़ी सी और बात है लेखक के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं।
कह रहे कि हीज ओड्स, जो इनकी ओड्स है। अब ओड्स का मतलब क्या होता है, एक तो अर्थ हो गया कविता, और नहीं तो क्या हो सकता है, गीत। जैसे कि अभी तक आप 4-5 कविता पढ़े हैं, उसमें आप 3-4 प्रकार की कविताओं के बारे में जान गए हैं। एक कविता जो होता है उसे सोनेट भी कहा जाता है, हाँ। फिर कविताओं के लिरिक्स भी होते हैं, फिर सेटेरिकल कविताएं भी होती है, व्यंग्यात्मक कविताएं। और ये जो कविता का प्रकार है वो क्या है, ओड्स है। ओड्स मतलब गीत, किसी को संबोधित करके कोई गीत गाया जाता है, उसको ओड्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो इनकी कविताएं हैं ऑन मेलनकली, मेलनकली का मतलब जो उदासीपन पे इनकी कविताएं हैं, या और इनकी एक जो कविता है जिसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है, ऑड टू ऑटम। ये जो इनकी कविताएं हैं, मेड हिम, इनको बना देती है। इनको मतलब किनको, जॉन किट्स को। जॉन किट्स को बना देती है ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी के साहित्य का एक महान रोमांटिक पोएट के रूप में इनको स्थापित कर देती है ये कविताएं। सो डिड, यही काम किया है लैमिया एंड हाइपीरियन ने। लैमिया एंड हाइपीरियन भी इनके कविता का नाम है। जिस तरह से ओड टू ऑटम में इन्होंने बहुत शानदार रोमांटिसिज्म का प्रदर्शन किया है, उसी तरह लैमिया एंड हाइपीरियन ने ये कविताएं इनमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाई और इनको एक रोमांटिक पोएट बना दिया। आगे बढ़े क्या। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से, टीबी से, इन 1821, 1821 में, एट द एज ऑफ 26 वर्ष की अवस्था में मर जाते हैं। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इस छोटे से जीवन में, विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, छोटे से जीवन में, ही वॉज एबल, वह इतना समर्थ हो गए थे कि टू अचीव, वो प्राप्त कर सके किस चीज़ को, महानता को। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि कभी भी जीवन जो है वो महान होना चाहिए, लंबा नहीं। अक्षय कुमार ने राउडी राठौर पिक्चर में एक डायलॉग बोला था, है ना। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप 100 साल जियोगे तभी आपको दुनिया 100 साल याद रखेगी। आप एक दिन में कुछ ऐसा काम करके चले जाओ जिससे दुनिया आपको 100 साल याद रखेगी। आ रहा बात समझ में। तो काफ़ी छोटे से जीवन काल में इन्होंने बहुत ही शानदार अचीवनेस हासिल किया। हिज पोएम्स एंड लेटर्स, जो इनकी कविताएं हैं, जो इनके पत्र हैं, हैव डेप्थ, उसमें गहराइयाँ हैं। बीनीथ देयर ब्यूटी, मतलब सुंदरता के नीचे, मतलब इन अपनी कविताओं में, तो चूंकि रोमांटिक पोएट है तो सुंदरता का वर्णन तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, ये लोगों का ध्यान रिफ्लेक्ट करते हैं पेन्स, दर्द की ओर, एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, जीवन के पीड़ा की ओर। उन्होंने एक तरफ से कहा कि जीवन बड़ा ही खूबसूरत है, या इन्होंने हर चीज़ की खूबसूरती का वर्णन किया, तो दूसरी ओर इन्होंने ये भी बताया कि जीवन में बहुत दर्द है और जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान, इस जीवन में इतनी तकलीफ है, इससे बचने का उपाय क्या है। भगवान बुद्ध ने एक शब्द में उत्तर दिया, मर जाओ। क्या हो जाओ, मर जाओ। मतलब जब तक जिएंगे तब तक इस जिंदगी में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। आ रहा है समझ में ना। चलिए, कह रहा है, अब चूंकि देखो ये बहुत बड़े पोएट है, रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट का मतलब सुंदरता का वर्णन करने वाला। तो चूंकि इन्हीं के मुंह से सुना जाए कि जॉन किट्स के अकॉर्डिंग सुंदरता क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि टू हिम, किसी के लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जरा ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी एक थिंग है ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, कोई भी एक वस्तु सुंदरता की है, इज जॉय फॉर एवर, वो सबके लिए खुशी का कारण बनेगी। नहीं समझ में आ रहा है। मतलब किसी एक सुंदर वस्तु से यदि कोई एक व्यक्ति खुश होता है तो मानो कि सब खुश होगा, तभी वो सुंदर है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। जैसे देखो, मैंने कहा कि यार आलिया भट्ट क्या मस्त है, देख के मज़ा आ जाता है, एकदम मैं खुश हो जाता हूँ। तब तक वो खड़ा, वाह सर जी, बस फालतू भी है, वो ठीक ना लगे, ओकर आवाज़ बिलाई लेखा बा, निमन ना लगे। बोले सर वो है ना जो नई वाली आई है, वो खोजब सर, बढ़िया है। अब देखो, दो लोग, दो की आंखें, दोनों के लिए सुंदरता अलग अलग है। और हमारी सुंदरता तो यही है ना, हम लोग सुंदरता को ऐसे ही ना देखते हैं, बताओ। लेकिन दुनिया के एक महान रोमांटिक पोएट ने क्या कहा कि जो सुंदर होगा वो सबके लिए सुंदर होगा।
यदि सुंदरता से किसी को खुशी मिलती है तो वो एक व्यक्ति को नहीं, सबको मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए उन्होंने एक लाइन इसमें जोड़ा, उन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रूथ। सुंदरता क्या है? और ट्रूथ इज, सत्य ही सुंदरता है। आ रहा समझ में? ये जो हम लोग देखते हैं ना, ये दीज आर फेस कटिंग्स है ना, दीज आर नॉट ब्यूटीज। आ रहा समझ में? ये सुंदरता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यही बात वॉल्टर डेला मेयर ने भी सिखाया था, और यही बात ये भी करे, सुंदरता को पहचानिए। सुंदरता सत्य में निवास करती है, और जो सत्य होगा वो सबके लिए भलाई का काम करेगा। बोलो, सत्य से सबको खुशी पहुंचेगी। नहीं समझ में आ रहा है? सत्य से सबका कल्याण होगा, इसीलिए सत्य ही सुंदर है, और जो सुंदर है वो क्या है? सत्य है। कुछ बात समझ में आया है? चलिए, इन द पोयम, जो अभी कविता हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं, जिस कविता का नाम क्या है? ऑड टू ऑटम। किट्स डिस्क्राइब्स, इस कविता में जो जॉन किट्स है वो वर्णन करते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। इस कविता में वो किस चीज़ का वर्णन करते हैं? तो खूबसूरती का वर्णन करते हैं। किस चीज़ का खूबसूरती बेटा? ऑटम का। ऑटम मतलब आप लोग जानते हैं, पतझड़। पतझड़ की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, और उसमें क्या अलग अलग आचरण होते हैं उसका वर्णन करते हैं। इन अ सीरीज ऑफ, कैसे वर्णन करते हैं? तो एग्जाम्पल देते हैं, एक सीरीज में मेमोरेबल पिक्चर्स, अलग अलग आपको तस्वीरें दिखाते हैं वो, कि जब ऑटम आता है तो हमारे प्रकृति में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है। एंड एग्जिबिटिंग, प्रदर्शित करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, और दिखाते हैं कि सुंदरता का सिद्धांत क्या है। ये इस कविता में हम पढ़ना है। तो अब इस कविता का जो मुख्य चीज़ है, थोड़ा सा हम लोग वापस लौट के आते हैं अपने उस पे, क्या बोलते हैं, हेडिंग पे। जो ये अपना हेडिंग है ऑड टू ऑटम, इसमें उन्होंने एक गीत गाया है, और वो गीत किसके लिए गाया है? और इसमें उन्होंने ऑटम की बेटा किस चीज़ की प्रशंसा की है? अब जरा थोड़ा सा, भगवान ने आपके शरीर में दिमाग नाम की वस्तु इंस्टॉल की है, तो आप जरा जोर दीजिएगा दिमाग पे। सोचिए सर, ये ऑटम सीजन जिसको हम लोग पतझड़ कहते हैं, सर हमारे यहाँ तो इस सीजन का कोई वैल्यू नहीं है। यदि भारत की बात करें तो मेनली वी हैव 3 सीजन्स, है ना। समर होता है, रेनी होता है, और विंटर होता है। उसमें भी रेनी जो है वो समर से ही निकल के आया है। तो मेनली हमारे यहाँ जो है वो समर सबसे बड़ा नहीं है। नवंबर तक गर्मी लगने वाली है, और फिर फरवरी से ही गर्मी शुरू हो जाती है। तो वी हैव ओनली 2 मंथ्स ऑफ विंटर, और वो भी 2 मंथ्स में 15 दिन के लिए कड़ाके की ठंड पड़ती है, और उसके बाद फिर वी बैक टू नॉर्मल। नहीं जी? तो सर ये तो पतझड़ तो कभी कभी हमने सुना है। हाँ, ये जरूर जानते हैं सर कि इन द ऑटम सीजन सारे पत्तों के जो सारे पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। पेड़ सर खूबसूरती नहीं लगता है, तो ये ऑटम में खूबसूरती क्या है? हाँ, बात समझ में आ रही है? देखो, तो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो जगह के अकॉर्डिंग वेरी करती है। भारत एक गर्म देश है, लेकिन जो ठंडे देश होते हैं लाइक इंग्लैंड, जहाँ के ये है जॉन किट्स, वो ठंडा देश है। वहाँ पे अब गर्मी और बरसात एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब वहाँ पे 2 सीजन चलेगा, या तो विंटर नहीं तो ऑटम। तो जब विंटर थोड़ा कम होने लगता है तो सीजन जो वहाँ पे आता है उसको क्या कहते हैं? ऑटम कहते हैं। और वैसे जगहों पे सेब की खेतियाँ टूटती हैं। जब ऑटम आता है ना, सेब की खेती टूटती है, मूंगफली पकती है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ होता है ऑटम सीजन में। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये होता है ठंडे देशों में, अपन यहाँ नहीं होता है। लेकिन इस सीन को समझना है। तो बहुत सारे खूबसूरत दृश्य है जो लेखक ने हमें दिखाया है। लेकिन आखिर किसी सीजन की खूबसूरती का वर्णन कैसे किया जा सकता है? बात समझ में? सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा इसका अनुभव मिलना चाहिए। तो सीजन की खूबसूरती के वर्णन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में मौजूद है। लगभग जब हम लोग 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे हिंदी माध्यम में, तो उसमें कविता होता था, शायद सब लोगों ने सुना होगा, हवा हूँ बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल ने कविता लिखा था, और इस कविता में उन्होंने बसंत की ऋतु के
खूबसूरती का वर्णन किया है। मैं 2-4 मिनट लगेगा, लेकिन इस कविता को एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि एक लेखक ने वसंत की खूबसूरती का वर्णन किया है तो दूसरे लेखक ने ऑटम की खूबसूरती का वर्णन किया है। बात कुछ एक ही है, कैसे लेखक अपने अपने चित्र देते हैं, कैसे उस मौसम के आने से प्रकृति में बदलाव होता है, इन्हीं सारों चीज़ों से उस कविता को दर्शाया जाता है। तो लेखक ने क्या कहा कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी से, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। मतलब इसमें क्या कहा कि बसंती हवा कैसी है भाई? मस्त मौला है। मतलब जब हवा चलेगी तो सबको मिलेगी, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हो। कोई घर ना है, कोई ठिकाना ना है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई प्रेमी है, ना दुश्मन है। मतलब जब नेचर में परिवर्तन होता है तो सबको इक्वल फायदा होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये स्टेंजा बताया। और अगले लाइन में कह रहा है बेटा कि जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं। जहाँ से चली जहाँ मन वहाँ गई। शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत फोकर, झूलाती चली मैं झूमाती चली मैं। मतलब जहाँ भी गई ना आनंद का मौसम आ गया। आ रहा समझ में? सब लोग खुशी से एकदम उछल पड़े, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और ये अगला जो स्टेंजा इसमें लिखा गया, ये स्पेशली मेरा बड़ा फेवरेट है। कहा क्या कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। जब बसंत का ऋतु आता है ना तब महुआ पे फल आ जाते हैं, और जब ध्यान दीजिएगा कि महुआ का फल जब गिरता है ना तो टप टप नहीं बजता है, थप थप बजता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये तो वहीं देखेगा जो महुआ को देखा होगा। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि बचपन में हम लोग मतलब सुबह के 4 बजे डलिया लेके और खैंची लेके बगीचा में पहुंच जाते थे। हमारे यहाँ 7 महुए के पेड़ थे और उसमें 3-4 हम लोग पड़ोसी थे। तो सप्ताह में करीब 2 बार पारी आता था कि इस पारी में हमारा होगा, उस पारी में। तो जिस दिन हम लोग का पारी होगा शाम को जाके पहले ही सारा पत्ता वत्ता बाहर देंगे कि एकदम गिरेगा ना तो बढ़िया से एकदम पसर जाएगा, तो बीनने में आसान होता है। और पूरा बीनते थे 11-12 बजे तक, फिर उसको ला के सुखाते थे। और किस ये काम इतना मेहनत क्यों होता था? क्योंकि घर से वो प्रॉमिस मिला होता था कि देखो भाई महुआ बिकाएगा, मतलब इसको सेल किया जाएगा, 13 रुपये किलो या 11 रुपये किलो बिकता था। तो जो पैसा मिलेगा ना उससे तुमको दिया जाएगा पैसा। तो हम लोग के लिए गजब मज़े की बात हो गई। और हमने महुआ भाई सुखाया, लेकिन पता लगा महुआ बिका गया। तो जब हम लोग रोना वोना शुरू करते थे तब 1-2 रुपया मम्मी या दादी दे के फुसला देती थी। और 1-2 रुपया का मतलब उस समय कुछ होता था। बहुत लंबी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ही साल की बात है, लेकिन 1-2 रुपये का मतलब कुछ होता था। एगो उजला वाला गर्मी के दिन में आइसक्रीम आता था, हाँ, आ 2 किस्म का आइसक्रीम आता था, एगो लाल वाला एगो उजरा वाला। तो जौन जना लाल वाला ले ली है ना उनकर निमन हमनी कोई देख लो मलाई वाला ले है ना। तो मैंने अजीब सा बचपन होता था। तो कह रहे कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से चढ़ी आम ऊपर। मतलब जैसे ही महुआ का फल कम होता है आम पे मंजर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, मतलब आम को भी जगाया, अब आम पे मंजर आ गया। करा किया कान में कू। अब उस मौसम में बगीचे में खूब ज़्यादा कोयल जो है वो बोलती है, खूब कोयल बोलती है। तो किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। वहाँ से जब उतरी तो हरे खेतों में गई, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। उस समय तक गेहूँ अधपक्का हो जाता है, और गेहूँ का फसल जब हवा चलता है घन 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 बजता है, उससे काफ़ी मीठा संगीत पैदा होता है। और कह रहा है पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। मतलब गेहूँ के खेत में खूब लोटी आया। नहीं समझ में आ रहा है? और बोले एकदम मज़ा किया उसमें। कह रहे कि खड़ी देख कलसी लिए शीश कलसी, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। अलसी का मतलब होता है तीसी।
अब तीसी का फसल देखे हो, है ना? आप लोग तो नहीं देखे होंगे, सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे। तो तीसी का फसल जो होता है उसके सिर पर ऐसे गोल गोल होता है। तो कह रहे अलसी का फसल जो है सिर पे कलसी लिए खड़ी है। तो उसको देख के मुझे सूझा, मतलब मजाक सूझा, जा उसे खूब हिलाया, लेकिन उसके सिर पे का कलसी जो है वो गिरी इसी हार को पा। तब इससे मैं हार गई और हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों, इसीलिए मैं हार गई ना। तो सरसों को नहीं हिलाया, क्योंकि गेहूं कटने से पहले सरसों कट जाता है, चना कबरने से भी पहले सरसों कट जाता है। चना में सरसों बुआता है ना, तो हम लोग पहले ही काट लेते थे। नहीं समझ में आ रहा है? हम बाबूजी सब कर देते, हम भी कर देते साथ में, तो पता है हमको। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हो। और अगले लाइन में कह रहा है मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न बानी। नहीं समझ में आ रहा है? अरहर का फसल सबसे अंत में कटता है ना? गेहूं के बाद भी अरहर कटता है सबसे अंत में। माने अरहरी लजा गई, वो उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। और बोला उसे भी न छोड़ा, और तब मैंने देखा पथिक आ रहा था। पथिक मतलब जो रास्ता पकड़ के जाते, जो किसान है वो आ रहा था, और कह रहा उसी पर ढकेला। और जब मैं जाके किसान से टकराई, नहीं समझ में आ रहा है? तो इसके दो मायने हैं। पहला क्या कि जैसे हम लोग गेहूं काट के आते थे 10-11 बजे, इसी एकदम घाम हुआ रहता था, पास में दूर पे थोड़ा चल के बगीचा था, तो वहाँ पे जाते थे और गमछा हम लोग बिछाते थे, और एकदम इतना सुंदर हवा लगता था कि बिना मुंह धोए बिना कुछ किए एकदम 2 घंटा खूब बढ़िया से सो लेना है। समझ में आ रहा है? तो पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, मतलब उस आनंदित हवा से सब कोई आनंदित हो गया। दूसरा इसका मतलब है कि जो किसान आ रहा था, कह रहा है कि जब मैं उस पर ढकेला तो हंसी जोर से मैं। जब बसंती हवा जोर से हंसती है तो हंसी सब दिशाएं, क्योंकि बसंत के आने के समय तक हर किसान का खेती कट चुका होता है और उसके घर में अन्न आ जाता है, जिससे सारे किसान का मन का हो जाता है, खुश हो जाता है। तो कह रहे कि जब मैं हंसी तो सारी दिशाएं हंसी, मतलब सारे किसान हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, सब प्रसन्न हुए। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, हंसी हवा में बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि कितना प्यारे ढंग से, कितना अच्छे ढंग से लेखक ने उसने बसंत की प्रकृति का वर्णन किया है। कैसे उसके आने से हमारे प्रकृति में अलग अलग परिवर्तन आते हैं, कैसे आम पे मंजर आते हैं, कैसे महुआ का फसल बनता है, कैसे, मतलब एक एक चीज़ों का वर्णन किया है। आ रहा समझ में? बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा जॉन कीट्स ने दिया है। लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम का बात किया है, और वो हर एक स्टेंजा में ऐसे छोटे छोटे दृश्य निकाल के आते हैं जो समाज में, जो उस समय के प्रकृति में ऑटम के आने से चेंज होता है। नहीं समझ में आ रहा है? तब इस कविता को पढ़ने से आपका एक फ़ायदा हुआ कि अब आप ओड टू ऑटम की जब कविता पढ़ेंगे तो आपको उसका फिगर समझ में आएगा, क्योंकि इसका फिगर आपको समझ में आया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये है ओड टू ऑटम का पहला स्टेंजा, और इसका ये पहला लाइन है ना? पहला लाइन क्या है बेटा? तो कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट्स, ये जो ऑटम है यह मौसम है, यह सीजन है। मिस्ट का मतलब क्या? धुंध का, ओसों का, ओस जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और यह मौसम है मीठे और लाभदायक पके हुए फलों का। मतलब ऑटम आने के साथ ही हमारे प्रकृति में पहला परिवर्तन यही होता है कि जो मौसम है उसमें थोड़ी धुंध हो जाती है, और उसके बाद जो फल होते हैं वो बहुत बड़े मात्रा में पकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ये मौसम आपके यहाँ देखने को नहीं मिलता है, भारत में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो ये देश है ये गर्म देश है ना? तो ऐसा मौसम है। और क्या कह रहा है? क्लोज मतलब काफ़ी करीबी है, बूसु मतलब बहुत ही घनिष्ठ है, और फ्रेंड मतलब क्या? मित्र। यह मौसम जो है बड़ा ही करीबी मित्र है किसका? ऑफ द मैच्योरिंग सन, परिपक्व होते सूर्य का। मैच्योर आप वर्ड सुने हैं ना? बेबी और मैच्योर।
जब विंटर सीजन होता है तो सूर्य जो है, सन जो है वो बेबी एज में रहता है, क्योंकि उस समय उसका हीट है ना कम होता है, उससे हमें एनर्जी कम मिलती है। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही ऑटम आता है, सूर्य जो है ना वो बेबी से क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे सूर्य मैच्योर होता है उसकी एनर्जी, उसकी हीट हमें ज़्यादा मिलती है। तो ये ऑटम आएगा तो सूर्य मैच्योर होगा, मतलब सूर्य और ऑटम दोनों के बीच में बड़ी ही ज़्यादा क्या है, मित्रता है, दोस्ती है ना। लेखक ने कहा कि कंस्पायरिंग विथ हिम, हिम मतलब कौन, सन, उसके साथ मिलकर ये कॉन्स्पायर करता है। कॉन्स्पायर मतलब योजना बनाता है। सूरज के साथ मिलकर कौन, ऑटम जो है वो योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट, कैसे फलों को भर दिया जाए रसों से और कैसे फलों को पका दिया जाए। इस बात का योजना जो है वो ऑटम बनाता है। किसके साथ मिलके? सन के साथ मिलके। कह रहा है द वाइन्स, वाइन्स मतलब अंगूर की लताएं, अंगूर की जो बेल है, दैट राउंड जो गोल गोल लिपटी हुई होती है, द थैच ईव्स रन, थैच मतलब फूस के छज्जों से। जैसे गांव में आप देखते हैं तो कुहड़ा लौका होता है ना, तो हम लोग ऐसे एगो दूगो बांस लगा देते हैं, है ना, और उस पर कुहड़ा जो है लौका चढ़ के और लटक लटक के फरता है, उस चीज़ को मचान कहते हैं हम लोग। तो बिल्कुल वैसा ही अंगूर की खेती के लिए मचान बना दिया जाता है और अंगूर की लताएं ऐसे गोल गोल में घूम घूम के और फरती है। तो कह रहा है कि सूरज के साथ मिलकर यह योजना बनाता है कि अंगूर को, उसके फलों को भी रसों से क्या कर देना है, भर देना है। नहीं आ रहा समझ में? टू बेंड, और क्या योजना बनाता है कि झुका देना है, विथ एप्पल्स, किस चीज को, सेबों को, द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो सेब के पेड़ जो है वो छोटे छोटे घरों के आसपास हैं, उन सेब के पेड़ों को फलों से झुका देना है। अच्छा, फल से कोई पेड़ नहीं झुकता है, फल में यदि रस आ जाता है तब पेड़ जो है वो झुक जाता है। मतलब सेबों को पकाने का मौसम भी कौन सा है, ऑटम ही है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, सेबों को पकाने का मौसम भी ऑटम ही है। मतलब ये आने से हमारे वातावरण, प्रकृति में इतने परिवर्तन होते हैं। और क्या, और कह रहा है एंड फील ऑल फ्रूट, सारे फलों को भर दिया जाए विथ रीपनेस मतलब मिठास से, सारे फलों को मिठास से भर दिया जाए, टू द कोर, भीतर तक, मतलब भीतर तक सारे फलों को मिठास से भर दिया जाए, सबको पका दिया जाए। और टू स्वेल, स्वेल मतलब फुलाना, फुला दिया जाए। किसी चीज़ को आप फुलाइएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। टू स्वेल द गुवर्ड, किस चीज़ को फुला दिया जाए, गुवर्ड जानते हैं ना, कद्दुओं को फुला दिया जाए। आप जाड़े के दिनों में देखेंगे कि गांव में ना ऐसे लोग लगा देता है लौका वगैरह और छत पे चढ़ जाता है और खूब फड़ता है ना। तो वैसे उस समय खूब होता है लौका, है ना। अभी तो पानी वानी दे के ना करवाया जाता है, असली मौसम वही है, तो खूब होता है। तो लौकी को फुला दिया जाए। और क्या किया जाए, एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, हेजल सेल्स का मतलब होता है पहाड़ी बादाम। जो पहाड़ी बादाम है उसके अंदर जो प्लम्प होता है, मतलब जो गुद्दा होता है, चिनिया बादाम खाए हो, उसी को बोले पहाड़ी बादाम। तो चिनिया बादाम मूंगफली के ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके के अंदर जब बादाम कच्चा होता है तो वो छिलका जो है उसके गूदे से बिल्कुल सटा होता है। नहीं समझ में आ रहा है? और क्या हुआ, बोला कि विथ अ स्वीट नाल्ड, उसके गूदे को, समझ में आ रहा है, उसके गूदे को बदल दिया जाए एक मीठी नाल मतलब गुठली में। अब बादाम का गुठली खाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? बादाम का ऊपर छिलका और उसके अंदर गुठली, हम लोग गुठली खाते हैं। और आम की गुठली को हम लोग क्या करते हैं, आ रहा है समझ में? तो कह रहा है कि उसकी गुठली को मीठा, जब तक तो उसका गुदा पक जाएगा तो सिकुड़ के छोटा हो जाता है उसके अंदर, आ रहा है समझ में? तो उसकी गुठली को पका दिया जाए, टू सेट बर्डिंग मोर, और इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाया जाए। कह रहा है एंड स्टिल मोर,
और इसके आगे क्या किया जाए, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, फूलों को खिलाया जाए, किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए। Until they think warm days will never cease, जब तक कि वो ये ना सोच ले कि गर्म दिन अब नहीं रहेंगे, मतलब खूब फूल खिलेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे गर्म दिन भी समाप्त होगा। और कह रहा है फॉर समर हैज़ और इट ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्लैमी सेल्स मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता चिपचिपा होता है उसको भी किस चीज़ से भर दिया जाए, रस से भर दिया जाए। मतलब ऑटम आता है तो सूरज मैच्योर होता है, और सूरज जब मैच्योर होता है तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, वातावरण में इतना सारा परिवर्तन होता है। नहीं समझ में आ रहा है, सारे फल पक जाते हैं, बादाम पक जाते हैं, कितनी सारी बातें की है। नहीं समझ में आया। आप एक चीज़ देखेंगे ना कि कोई भी मौसम का सीधा संबंध सूर्य से होता है। नहीं जी, चलो आगे बढ़ाएं, बोलो यार। अगले पैराग्राफ को देखें, और अगले पैराग्राफ में अब लेखक ने कुछ गांवों के दृश्यों का वर्णन किया है। यदि आप कभी गांव देखे हों या गांव में गए हों या आप गांव में रहते हैं, है ना, तो फिर ये आपको देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन तब ही आएगा जब आप रोमांटिक आदमी हैं। नहीं समझ में आ रहा है। यदि आप रोमांटिक आदमी नहीं हैं तो आप नहीं समझ पाइएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सुंदरता को खाना और सुंदरता को देख के उसकी प्रशंसा करना दोनों अलग चीज़ है। नहीं है जी, बोलो। हाँ, एक नवरात्र होता है तो हम लोग के गांव में, यहाँ पे तो लोग फूल खरीद लेते हैं। हम लोग गांव में 4 बजे सुबह से प्लास्टिक लेके एकदम पहले 2-4 दिन पता लगा के रखेंगे कि कौन कौन फूल केकरा की है बा। छेदवाली पे, छत पे, कैसहू चढ़ के फूल वालू सुतल बड़े, कुल फूल गायब। तो हम लोग सुंदरता को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, है ना। और उसने उस सुंदरता के लिए न जाने कितने सालों तक उसमें पानी डाला है। आ रहा समझ में। तो आप इसको बड़े इंजॉय कर सकते हैं इस पोयम को, यदि आप थोड़े से गांव के दृश्यों से परिचित हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और दृश्य को। और एक बात और समझिए कि हमारे यहाँ भी सारे ऋतुओं को, मौसमों को स्त्रीलिंग माना जाता है। इसीलिए ऋतु लड़की का नाम होता है, मौसम लड़की का नाम होता है, वर्षा लड़की का नाम होता है। हाँ, केदारनाथ अग्रवाल ने बसंती कहा है, बसंत नहीं कहा है। हाँ, तो यहाँ पर जॉन किट्स ने भी सारे मौसम, ये जो ऑटम सीजन है, इसका वर्णन जो है वो एक स्त्री की तरह किया है। आइए देखते हैं। देखिए, हु हैथ, हैथ जो वर्ड है उसका हैथ का मतलब होता है हैज, हैज। और एक और देखिए यहाँ पे दी जो वर्ड है ये आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है यू। और THY दई, ये जो भी आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा योर। और यहाँ पे लिखा है OFT, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा ऑफन, है ना। अब इस चीज को वहाँ पे लगा के पढ़िएगा, हु हैज नॉट सीन यू ऑफन एमिड योर स्टोर। नहीं है समझ में। मतलब कह रहा है किसने नहीं देखा है आपको, आपको मतलब किसको, ऑटम को। आपके मतलब किसको, ऑटम को। किसने नहीं देखा है आपको, प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, आपके भंडारों के बीच। भंडार मतलब अनाजों के बीच। मतलब ऑटम आता है तो अनाज जो है वो किसानों को दिखने लगता है ना। तो उस अनाजों के बीच कह रहा है कि समटाइम्स whoever seeks abroad may find, कभी भी whoever, कोई भी यदि बाहर निकलेगा, may find, तो वह देख सकेगा, वह पा सकेगा। दी का मतलब यू, बताए ना, यू सिटिंग, कि आप बैठी हुई है केयरलेस, बड़े आराम से, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, अनाजों के ढेरों पर। मतलब आप, मतलब एकदम आराम से पसर के बैठी हुई है अनाजों के ढेरों पर। कौन, ऑटम।
अनाज का ढेर ऐसे टीला नहीं लगता है। आप गेहूं का ढेर देखे होंगे तो ऐसे हो जाता है, पसर जाता है। तो बोला कि वो जो दृश्य है वो किसका दृश्य है? ऑटम का दृश्य है। कह रहा है कि दई, दई मतलब फिर बताए ना, योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, जो आपके मुलायम बाल है, जो आपके कोमल जुल्फे हैं, लिफ्टेड वो उड़ती है, वो उड़ती है। बाय द विनोइंग विंड, पसाने, विनो मतलब पसाना, पसाने वाले हवाओं से। पसाने वाले हवाएं क्या है? तो जैसे आजकल का खेती थोड़ा सा एडवांस हो गया है, तुरंत अनाज निकलता है और घर पे आ जाता है। पहले खलिहान होता था, है ना, खलिहान में छोटे छोटे थ्रेसर के द्वारा या उसके भी पहले बैलों के द्वारा दौरी होता था, है ना, उससे जो अनाज निकल जाता था ठीक है, लेकिन कुछ अनाज उसी में फंसा रहता था, तो किसान उसको सूप में लेकर ओसते थे। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? सूप से लेकर ऐसे ऐसे फेंकते थे, ओसा रहे थे, और उसमें से जो बाल निकलता है, मतलब भूसा टाइप का पतला पतला रेशा निकलता है ना, आपके शरीर में सट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बिल्कुल बाल की तरह, है ना। तो कह रहे वही जो सॉफ्ट बाल है वो किसके बाल है? ऑटम के। और वो उड़ते हैं। गांव में तो ऐसा हाल होता है जैसे कि ये जिस समय की लेखक बात कर रहा है उस मौसम को हम लोग अपने यहाँ चैत कहते हैं हिंदी में। तो उस समय यदि आप बाहर जाइएगा तो न चाहते हुए भी पा भर भूसा फाँक के आ जाइएगा। ना समझ में आ रहा है? खूब बढ़िया से तैयार वार होकर जाइएगा और पूरे शर्ट वोट में आपको भूसा लग जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? तो वो जो बाल है वो उड़ते रहते हैं, वो ऑटम के बाल है ना। जाइए आगे बढ़िए। और या ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड स्लीप, समझिएगा। कह रहा है कि ये तो एक दृश्य और देख लिए ना, एक और दृश्य देखिएगा ऑटम का। कह रहा हाफ रीप्ड, रिप्ड मतलब आधे कटे हुए, फरो कूड़ों के बीच, फसलों के बीच आधे कटे हुए जो फसल है। मान लो कि किसान कोनो कियारी में क्या कर रहा है? काट रहा है। आधा कियारी काटा है, तब तक वो क्या हो गया बताइए? सो गया, उसी कियारी में सो गया। अब कैसे सोया है देखो, कह रहा कि ड्राउज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, जैसे उसने चीलम का कस लगा लिया हो, गांजा या अफीम का कस लगा लियो, नशे में धूत होकर सो गया है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कि चैत में बहुत सुंदर नींद लगता है ना। इसीलिए भोजपुरी के कई कलाकारों ने चैत पे गाना गाया है, बहुत सारा। अब देखो, जब थका हुआ किसान थक के चूर रहता है 15-20 दिन, है ना, एकदम उसको कठिन मेहनत करना है, सुबह सुबह उठ के चल जाना है। हम 10th क्लास तक बहुत सारा गेहूँ काटे हैं, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। तो एकदम सुबह सुबह पापा जोर से चिल्लाएंगे द्वार पे से, है ना, और हम एकदम इतना शानदार नींद लग रहा होगा, आँख नहीं खुलेगा, लेकिन हाथ में हंसुआ पकड़े, है ना, हंसुआ पकड़े, ज़बरदस्ती मुंह पे पानी मारे, और करीब 4 बजे 5 बजे पहुंच गए खेत में। 9 बजे 10 बजे तक धूप निकलते निकलते क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। फिर उधर से आएगा आदमी, तो वही मोटर या टंकी थोड़ा ना होता था, कल, चापाकल को 10 बार दबाएगा तो जितना ही ठंडा पानी है उतना ठंडा पानी निकलेगा और आदमी नहाएगा। अब भैंस रहता था, उसका दही बढ़िया, है ना, भैंस का दही का स्वाद अलग होता है। खा पी के और जब आदमी सोएगा, पंखा कुछ नहीं था, ऐसे ही सोएगा, या तो पास के बगीचे में या दरवाज़ा में दुपल्ला होता है तो उसमें हवा आता है, वहाँ पर आदमी सोएगा एकदम मस्त। वैसा 5 स्टार होटल के गदा पे नींद नहीं आएगा, है ना। अब कोई भी 3 बजे का पहले उठाते रहे, वो नींद खुलने वाला नहीं है। अब 3 बजे नींद खुलेगा, फिर जाके तेलहन बीनना पड़ता था, है ना। तो आदमी जाता था, बोल रहा है कि इतना खतरनाक नींद लगता है ना। और क्या हो रहा है? कह रहा है कि वाइल दाई हुक, और किसान काटते काटते सो जाता है, और उसका जो हंसिया है, हंसुआ,
स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, उसको आगे की क्यारी में वहीं पर छोड़ देता है ना, और वहीं पर वो क्या हो जाता है, सो जाता है। एक नज़ारा आपको ऑटम का ये भी देखने को मिला। और क्या कह रहा है कि एंड समटाइम्स, कभी कभी आप दिखती हैं लाइक अ ग्लीनर, बटोरने वालों की तरह। बटोरने वाली मतलब खेत में से जो अन्न बच जाता है उसको हम लोग चुनते हैं, कभी कभी आप उसकी तरह दिखती हैं, है ना। आप मतलब समझे हैं ना कौन, ऑटम। दो डोस्ट कीप, और आप रखती है स्टडी योर लैडन हेड, अपने बोझिल सिर को, बड़ी ही स्थिर सिर पे बोझा रखा है। हम लोग तो पकड़ के ढोते थे, मतलब कभी आसपास के कोनो बाबा या दादा हम लोग को जीवित होते थे तो वो इतना बड़ा बोझा ऐसे ही पकड़ लेंगे और ऐसे ही हाथ छोड़ के कभी कभी ये दृश्य में भी आप दिखती है। नहीं समझ में आ रहा है। एक्रोस ब्रुक, और कह रहा है कि ये नहीं कि समतल रास्ता पे चल रही है। ब्रुक मतलब कियारिया, जो कियारी होता है, उबड़ खाबड़ खेत होता है, उसमें आप क्या कर रही हैं, चल रही है, और बोझा लेके सिर पे स्थिर रखते हुए। ये दृश्य भी देखने को मिलता है। नहीं आ रहा समझ में। और एक दृश्य और कह रहा है, और बाई अ सीडर प्रेस। सीडर प्रेस मतलब होता है सेब से रस निकालने वाली मशीन को कहा जाता है सीडर प्रेस। कह रहे कि और चूंकि हम लोग यहाँ तो सेब नहीं होता है, ठंडे प्रदेश में ही सेब होता है। नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ सेब नहीं होता है। कह रहे और सीडर प्रेस, सेब निकालने वाली मशीनों से, विथ अ पेशेंट लुक, धैर्य से। नहीं समझ में आ रहा है, धैर्य से देखते हुए। कहाँ से कि सेब का रस जो है ना वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। गन्ना का रस जैसा, सेब का, ऑरेंज का रस जैसा नहीं। एक बढ़िया क्वालिटी के सेब में 2 से 3 चम्मच रस निकलेगा। नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग 10 रुपए का फीज पीते हो, फीज तुमको लगता है सेब का रस है, चीनी पानी होता है और उसमें सेब का सेंट मिला दिया होता है। नहीं समझ में आया। तो सेब का, जहाँ पे सेब होते हैं जाड़ों के दिनों में, तो वहाँ पे बहुत सारा सेब एक ही बार होता है। जो सेब के किसान होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, रस निकाल के रख लेते हैं। तो उसको निकालने में बड़ा टाइम होता है। तो जो जिसका सेब का रस निकल रहा है वो बेचारा बैठ के क्या कर रहा है, पेशेंट लुक, धैर्य के साथ देख रहा है। कैसे, वॉच द लास्ट ओजोइंग आवर्स, अंतिम कतरा रस का निकलता है बाई आवर्स, घंटे दर घंटे। कतरा मतलब धार, करीब 1 घंटा में धार निकलता है। इतना सेब का रस निकलने में टाइम लगता है। नहीं समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा सेब का बात हो गया तो ये बता दें कि हम लोग साइड जो सेब आता है, हम लोग साइड जो सेब आता है ये लगभग 10th क्वालिटी का सेब होता है। 10th क्वालिटी मतलब जैसे नहीं होता कि हर चीज़ फर्स्ट क्लास का है, हर सेकंड क्लास का है, उस अनुसार देखिएगा तो 10th क्वालिटी। जो रिजेक्टेड माल होता है ना वो हम लोग साइड आता है। कभी आपको यदि जम्मू या कश्मीर जाने का मौका मिले और कभी एक सेब वहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का उठा खाइएगा तो मुंह में काटिएगा तो पूरा मुंह जो है वो रस से भर जाएगा, है ना। कभी पटना सब्जी बाग में जाइएगा तो वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का सेब रखता है 500-600 रुपये केजी, तो उस सेब को खाइएगा। ऐसे तो हम लोग को यह सेब खरीदने में आँखी पड़ी धुआं फेंक दे रहा है आदमी, है ना। जब जाके कभी पूछता है, मान ली भुलाइले फल की दुकान में गया है तो इसे 30 रुपये किलो अंगूर खरीदने या 30 रुपये किलो तरबूज खरीदने, लेकिन सेब का भी दाम हम लोग पूछ लिए, कभी मन किया कि आज खरीद लेते हैं भाई, तो पूछ तो बोलते 300। अभी तो सेब ऐसे हाथ में उठाए थे और ऐसे पूछे कितना रुपये किलो भैया, 300 रुपये किलो। तब उसको 3-4 बार देखे, बोला निमन नहीं कहता, ठीक नहीं है। तो हम लोग ऐसे जीते हैं। जब आलू का दिन होता है दिसंबर में, हम लोग के यहाँ आलू निकलता है तो आलू सस्ता हो जाता है। तब घर पे रोज़ लोग बोलेगा आलू का मखनी बनाइए, आलू का पराठा बनाइए, आलू का चिप्स बनाइए। मैंने पता नहीं आलू का कौन कौन आइटम बनेगा रोज़। अभी 1 महीना बाद अब ये 20-25 रुपये किलो आलू हो गया है, 2-3 महीना बाद 40 रुपये किलो हो जाएगा ना, तब हम लोग क्या कहेंगे, बट आलू खाए वाला चीज़ है, मीठ लगाता नहीं समझ में आ रहा है। तो हाँ, मतलब मैं ऐसे ही बता दिया थोड़ा सा फनी मूवमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। ये एक दृश्य था, क्लियर है। अब तीसरा जो स्टेंजा है, इसमें जो अपना पोएट है
वो बात कर रहा है ऑटम के सॉन्ग का, ऑटम के गाने का, ऑटम की गीत का। लेकिन अभी ऑटम का गीत कैसे सुनाए, क्योंकि ऑटम की गीत तो कोई लिखता ही नहीं है। जितने भी ज़्यादा हिंदी में या अंग्रेजी में भी बहुत सारे राइटर्स जो है वो जो ज़्यादा प्रशंसा करते हैं वो किस ऋतु का करते हैं? बसंत ऋतु का। लेकिन लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, कहाँ है बसंत का गीत? है, देखो बोला है, वेयर आर दे, कहाँ है वे? नहीं समझ में आ रहा है? जो लोग ये कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि बसंत बहुत खूबसूरत होता है, उनसे पूछ रहा है कि कहाँ है बसंत, दिखाओ। क्योंकि बसंत जो है वो वास्तव में ऑटम का ही पार्ट होता है। तो कह रहा है कि थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दो यू हैव योर म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद का अपना संगीत है। बोलो। वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, कहता है देखो जब धारी नुमा बादल जो है, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, अस्त होते हुए सूर्य पर ब्लूम बहार लाते हैं। समझो, कभी कभी शाम हो रहा होगा, अस्त हो रहा होगा, सूर्य डूब रहा होगा, तो आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पे तिरछे पड़ता है, तो बादल पूरा नहीं चमकता, बादल के साइड साइड से चमकता है। फिजिक्स में इसे कुछ कहा जाता है ना, आप लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं, तो फिजिक्स में इसे कुछ कहते हैं, बादल चमकते, उसे बोलेंगे धारी नुमा बादल। जब धारी नुमा बादल आता है एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और जब वो खूंटीदारी खेतों से टकराता है विथ रोज ह्यू, और जो गुलाबी प्रकाश होता है वो चारों ओर फैल जाता है, तब क्या होता है? तब होता है देन इन अ वेलफुल कोर द स्मॉल जेंट्स मोर्न, तब छोटे छोटे मच्छरों के झुंड शोकाकुल होके भन भनाते हैं, भन करके। ये जो गीत है वो किसका गीत है? ऑटम का। नहीं समझ में आया? हाँ, लगता है ना कि 400-500 एक जगह हजार मच्छर, चैतवा खत्म होता है तो जी होता है ना, एक जगह 1000 मच्छर और भौं ऐसे करके एकदम हवा मचा देंगे। ये जो गीत है वो किसका गीत है? ऑटम का। और कह रहा है एमॉन्ग द रिवर सैलोज बोर्न एलोफ्ट, जब नदियाँ उदासी में बहती है और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लीव्स और डाई, और उनके कभी लहर जो है कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, और उससे जो हवा, उससे जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ भी किसका है? ऑटम का है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, भेड़ जो होते हैं लाउड ब्लीट, जोर से मिमियाते हैं फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ी के किनारियों से, वो जो गीत है वो भी किसका है? ऑटम का है। और हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट, क्रिकेट मतलब झिंगुर, और जब झिंगुर बोलते हैं झन से, देखे हो, सुने हो? हाँ, देखे नहीं है, सुने हैं। कैसे बोलते हैं देखो, धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे और फिर उसका आवाज़ तेज होते जाएगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि देखेंगे कि उधर से आ रहा तो वहाँ पे जाकर जोर से पैर और पटक देंगे तो बस वो चुप हो जाएगा, अब फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा, ऐसे ही झन झन करता है ना जी। तो ये जो आवाज़ है, ये जो संगीत है वो भी किसका है? ऑटम का। बसंत नहीं। द रेड ब्रिस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और कह रहा है कि जो लाल गौरैया होती है वो गार्डन से, बगीचों से सीटी बजाती है, चह चह करती है, चहचहाती है, वो भी गीत है, वो ऑटम का है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और कह रहा है कि आकाश में जो पक्षियों का झुंड है वो जाता है और चहचहाता है, वो भी गीत है, वो किसका है? ऑटम का है। तो 3 स्टेंजा में अलग अलग खूबसूरत पिक्चर्स के माध्यम से जॉन किट्स ने ऑटम सीजन की खूबसूरती का वर्णन किया है। नहीं समझ में आ रहा है?
अगले एपिसोड में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी करवा दूंगा, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है ये वीडियो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, आपको क्या चेंजेस चाहिए, और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।